हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो मेरी चैनल T3 टॉक। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मेरी कैनेडियन पीआर की जर्नी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पीआर की डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़े बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली मैं अहमदाबाद में रहता था और बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट था। मेरी फैमिली में मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे फादर, मेरी मदर का देहांत हो गया है। मेरा भाई और मैं दोनों शादीशुदा है और उसके भी दो बच्चे हैं और मेरे भी दो बच्चे हैं। तो ये था मेरा फैमिली का बैकग्राउंड। मेरा भाई का बिजनेस था और वो अच्छा चल रहा था और अहमदाबाद में मैं भी जॉब कर रहा था और मेरा खुद का बिजनेस भी था। मगर बिजनेस में मेरा लक इतना अच्छा नहीं था। जो भी बिजनेस में करता था वो फेल हो जाता था। मैंने 2-3 बिजनेस ट्राई किए मगर कोई भी बिजनेस मेरा नहीं चल रहा था और उसके हिसाब से मैं थोड़ा अपसेट भी रहने लगा था। उसी दौरान मैंने पेपर में एक एड पढ़ी जिसके अंदर लिखा था कैनेडियन पीआर फॉर फार्मासिस्ट, और उस एड के अंदर उनका सेमिनार था अहमदाबाद के एएमए में और उसकी डिटेल दी हुई थी और वो संडे को था। और संडे को वैसे भी मैं फ्री रहता था तो मैंने सोचा चलो टाइम का कुछ यूटिलाइजेशन करते हैं और सेमिनार अटेंड करके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर मैं सेमिनार में गया, तो वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया और सारी प्रोसीजर की और सेमिनार अटेंड किया और घर आया। सेमिनार अटेंड करने के बाद मैं पीआर के बारे में भूल गया। मैं जस्ट खाली टाइम पास के लिए गया था, ऐसा कोई सीरियस नहीं था पीआर की एप्लीकेशन करने के लिए। मगर 2 महीने बाद जो कंसल्टेंट का सेमिनार था उसका नाम था एनबी कंसल्टेंट और वो अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में उनकी ऑफिस थी। वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आप पीआर के लिए एलिजिबल हो और आपको पीआर के लिए अप्लाई नहीं करना है। तो मैंने सोचा चलो एक बार देख के ट्राई करते हैं क्या होता है। फिर मैं उनसे मिलने गया और फॉर्चुनेटली वहाँ पे मेरी मुलाकात उनके ओनर मीन्स के एनबी इंटरनेशनल के ओनर जनक नायक के साथ हुई और उन्होंने मुझे बताया कि आप पीआर के लिए एलिजिबल हो और फार्मेसी के 12 पॉइंट आपको मिल रहे हैं और आप पीआर हो सकते हो। फिर उन्होंने मुझे क्यूबेक स्किल वर्कर कैटेगरी के बारे में बताया। मेरे माइंड में एक्सप्रेस एंट्री चल रहा था और मुझे पता था कि फार्मेसी का एनओसी लिस्ट में नाम भी नहीं है। मगर उन्होंने बताया कि कनाडा के अंदर हर एक प्रोविंस का अलग अलग प्रोग्राम होता है और आप पीएनपी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो पीआर के लिए। तभी मुझे पता चला कि मैं पीएनपी के थ्रू भी अप्लाई कर सकता हूँ। फिर बात आई खर्चे की। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन किया खर्चा कितना होगा। तो उन्होंने मुझे बताया गवर्नमेंट फीस और उनकी फीस और सब कुछ मिला के अराउंड 5 लाख का खर्चा होगा। तो मैंने बोला कि मैं 5 लाख का एक्सपेंस करूँ और मेरा पीआर श्योर है। मगर उन्होंने बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 50,000 ही देने हैं और बाकी का जो पेमेंट आपको करना है वो एक बार आपका सीएसपी इश्यू हो जाए उसके बाद देना है, अभी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो फिर मैंने सोचा अगर बिजनेस करते हैं और उसके अंदर फेल हो जाते हैं तो भी लॉस होता ही है, तो चलो ये भी एक बिजनेस की तरह लेते हैं और अगर फेल हुए तो 50,000 का लॉस होगा, अगर सक्सेस हुए तो कैनेडियन पीआर बन जाएंगे। ये सोच के फिर मैंने अप्लाई करने की बात सोची। जब आप किसी पीआर के बारे में सोचते हो, किसी भी कंट्री के पीआर के बारे में सोचते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है आईएलटीएस की एग्ज़ाम। आईएलटीएस की एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी रहती है। तो मैंने भी सबसे पहले प्रिपरेशन की आईएलटीएस की एग्ज़ाम की। आईएलटीएस की एग्ज़ाम के लिए मैंने आईडीपी में से डेट ली और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने डेट 2 महीने बाद की ली थी और 2 महीने बाद मैंने आईएलटीएस की एग्ज़ाम दी और उसमें मेरे 6.5 बैंड आए। जिस प्रोग्राम में मैं अप्लाई कर रहा था ना उसके अंदर रिक्वायरमेंट थी ओनली 5 बैंड और मेरे आए 6.5 बैंड। सो मेरा एक काम ख़त्म हो गया और अब मैं पीआर की एप्लीकेशन कर सकता था। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आईएलटीएस की जनरल मॉड्यूल में एग्ज़ाम क्लियर करनी रहती है और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई कर रहे हो तो आपको एकेडमिक मॉड्यूल क्लियर करना रहता है। मैं पीआर के लिए अप्लाई कर रहा था इसलिए मैंने जनरल मॉड्यूल की एग्ज़ाम दी थी
मगर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने एकेडमिक मॉड्यूल की एग्ज़ाम दी हुई है और आप कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको जनरल मॉड्यूल की एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक मॉड्यूल वैलिड है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया था उसका नाम था क्यूबेक सिलेक्टेड स्किल वर्कर, जो एक पॉइंट सिस्टम के ऊपर वर्क करता था, जिसके अंदर 8 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी थी, जिसके आपको अलग अलग पॉइंट मिलते थे और आपको मैक्सिमम 57 पॉइंट करने थे। और उसकी कैटेगरी थी एरिया ऑफ ट्रेनिंग। मीन्स एरिया ऑफ ट्रेनिंग में अगर आपका कोई भी प्रोफेशन आता है तो इसके आपके पॉइंट मिलते थे। फिर आपका एजुकेशन, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपका नॉलेज ऑफ फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका स्टे इन क्यूबेक और आपकी कोई फैमिली क्यूबेक में रह रही है तो उसके पॉइंट, फिर अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर है क्यूबेक से तो उसके पॉइंट, फिर आपके स्पाउस के क्रेडेंशियल और आपके कितने चिल्ड्रन हैं उसके भी पॉइंट आपको मिलते हैं। और लास्ट में है फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये सब थे उसके क्राइटेरिया और वो क्राइटेरिया के हिसाब से वो पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से आपको पीआर देते हैं। एक्चुअली वो लोग सीएस की इश्यू करते हैं और सीएस की इश्यू हो जाने के बाद आपको पीआर के लिए फेडरल में फाइल अप्लाई करनी होती है। जब भी आपके पास सीएसक्यू आ जाए उसके बाद आपका पीआर होना लगभग तय है, क्योंकि एक बार प्रोविंस ने आपको नॉमिनेशन दे दिया तो टेक्निकली कोई बड़ा प्रॉब्लम आए तो ही आपकी फाइल रिजेक्ट होती है, वरना आपको पीआर मिल ही जाता है। अगर आपको क्यूबेक सिलेक्टेड स्किल वर्कर कैटेगरी में अप्लाई करना है और कैसे कर सकते हो उसकी डिटेल मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी फ्रेंच की जर्नी के बारे में। तो दोस्तों, जब मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया उस वक्त मैंने आईएलटीएस दे दी थी और मैंने फाइल पुटअप कर दी थी। मगर जब दोबारा मैं जरंग भाई से मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप फ्रेंच करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। और उस टाइम पे क्यूबेक गवर्नमेंट में नया रूल्स आया था जिसके अंदर आपकी फाइल का जो पॉइंट टेबल का कैलकुलेशन है ना, वो जब वो लोग फाइल ओपन करेंगे ना उस टाइम पे जो कैलकुलेशन होगा ना उसके हिसाब से वो आपको अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। मीन्स अगर अभी आपके पॉइंट हो रहे हैं मगर उस टाइम पे अगर आपके पॉइंट नहीं हो रहे हैं ना तो आपकी फाइल रिजेक्ट होने का चांस है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बैकअप के लिए फ्रेंच को यूज़ कर लेते हैं और फिर मैंने फ्रेंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आईएलटीएस के 4 पॉइंट थे और फ्रेंच के 12 पॉइंट मिल रहे थे, क्योंकि क्यूबेक एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है तो वहाँ पे फ्रेंच के ज़्यादा पॉइंट मिल रहे थे। तो मैंने सोचा अगर 12 पॉइंट मैं ले लेता हूँ तो मेरी फाइल में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरा पीआर का प्रोसेस स्मूथ रहेगा। फ्रेंच में अलग अलग 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। इसमें सबसे नीचे का लेवल है A1 उसको और सबसे ऊपर का लेवल है C2। और फ्रेंच की रिक्वायरमेंट जो क्यूबेक गवर्नमेंट में थी वो थी B2 लेवल की। अगर आप B2 लेवल क्लियर करते हो तो आपको 12 पॉइंट मिलते हैं। तो मैंने B2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। B2 क्लियर करते करते मुझे 2 साल लगे और 2 साल तक क्यूबेक गवर्नमेंट से कोई भी रिप्लाई नहीं था। मीन्स कि उन्होंने हमारी फाइल अभी तक ओपन भी नहीं की थी। मैंने पीआर की एप्लीकेशन 2012 में की थी और मेरा B2 क्लियर हुआ 2014 में, दिसंबर 2014 में। और मैंने मेरा B2 का सर्टिफिकेट उनको सेंड किया जनवरी 2015 में। जनवरी में उनकी नई अपडेट आई, उन्होंने फार्मेसी को उनके एरिया ऑफ ट्रेनिंग में से हटा दिया। मीन्स कि मुझे जो 12 पॉइंट मिल रहे थे ना वो मेरे 12 पॉइंट कम हो गए। मगर मैंने ऑलरेडी B2 का सर्टिफिकेट सबमिट करके दे दिया था, तो जो 12 पॉइंट का लॉस मेरा एरिया ऑफ ट्रेनिंग में हो रहा था वो 12 पॉइंट मैंने फ्रेंच में गेन कर लिए थे। उसके 1 साल बाद क्यूबेक गवर्नमेंट ने मुझे एक नया लेटर इश्यू किया। उसके अंदर उन्होंने बताया कि मुझे फ्रेंच का B2 लेवल फिर से करना पड़ेगा। वो लेटर था फ्रांचाइजेशन लेटर। उसके अंदर ऐसा दिखाया गया था कि मेरे B2 में लिसनिंग में जो मार्क्स है वो उनके पॉइंट सिस्टम के हिसाब से बराबर नहीं है, तो मुझे B2 का लेवल दोबारा करना पड़ेगा खाली लिसनिंग में। तो फिर मैंने B2 की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी और
3 महीने बाद मैंने लिसनिंग में मेरा B2 क्लियर किया और उसका रिज़ल्ट मैंने उनको सेंड कर दिया। जैसे ही मैंने B2 का रिज़ल्ट सबमिट किया, उसके बाद मैंने उनको फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया। जनरली हम जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ से सेंड करते हैं ना, वो 15 या 20 दिन में उनके पास पहुँच जाता है। तो मैं हर वीक्स या 2 वीक्स के बाद उनको कॉल करके पूछता था कि मेरा सर्टिफिकेट मैंने जो भेजा है वो आपको मिला है कि नहीं मिला है। तो उन्होंने मुझे शॉकिंग न्यूज़ दी और वो शॉकिंग न्यूज़ थी कि आपका CSQ इश्यू कर दिया है। दैट मीन्स 2012 में मैंने अप्लाई किया था और 2016 में मेरा CSQ इश्यू हुआ। तो मुझे CSQ इश्यू करवाने के लिए 4 साल स्पेंड करने पड़े। जब मेरे हाथ में CSQ आया ना, तो उस वक्त मुझे इतनी खुशी मिली थी ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि CSQ इज़ इक्विवेलेंट टू कैनेडियन PR। बाकी की जो प्रोसेस थी वो एक फॉर्मेलिटी थी जो मुझे करनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जिसके अंदर मुझे मेडिकल क्लियर करके देना था और उसके बाद वो मुझे वीज़ा के लिए ऑफर लेटर देते और मुझे वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट करने थे। दैट्स इट। तो दोस्तों, ये थी मेरी CSQ तक की प्रोसीजर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ मेरी CSQ के बाद की प्रोसीजर। मीन्स मैंने फेडरल में अप्लाई कैसे किया और कैसे मेरे वीज़ा इश्यू हुए। एक बार CSQ इश्यू हो जाए, उसके बाद फेडरल में अप्लाई करने के लिए आपको थोड़े डॉक्यूमेंट और ऐड करने होते हैं, जिसमें होता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपके सभी फैमिली मेम्बर्स के बर्थ सर्टिफिकेट, PCC, आपका पासपोर्ट और PR की फीस। ये सब आपको CSQ के साथ में अटैच करके फेडरल की एप्लीकेशन के लिए भेजना होता है। तो मैंने वो सब अटैच करके भेजा फरवरी 2017 में। फेडरल में अप्लाई करने के बाद वो आपको फाइल नंबर इश्यू करते हैं, उसके बाद वो आपको मेडिकल इश्यू करते हैं और उसके बाद वो आपको PPR इश्यू करते हैं। ये सिंपल स्टेप है। तो मेरा फाइल नंबर 2 महीने में आ गया था। उसके बाद 8 महीने बाद मेरा मेडिकल इश्यू हुआ और फिर मैंने मेडिकल सबमिट किया। और यहाँ पे ट्विस्ट हुआ। एक्चुअली दोस्तों, मेरी कुंडली में राहु है। मीन्स कि अगर मैं कोई भी काम करूँ तो जैसे दूसरों का काम सीधी तरह से हो जाता है ना, वैसा मेरा कोई भी काम सीधी तरह से नहीं होता है। कुछ ना कुछ ट्विस्ट आता ही रहता है और मुझे डबल एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जो काम दूसरों का तुरंत हो जाता है, वो काम करने के लिए मुझे वेट करना पड़ता है। और यहीं पे भी वही हुआ। मेरा मेडिकल हो जाने के बाद मैंने 1 साल वेट किया और फिर उन्होंने मेरा री मेडिकल इश्यू किया। और री मेडिकल इश्यू होने के बाद मैंने री मेडिकल किया और री मेडिकल सबमिट किया। उसके 2 महीने बाद जाकर मेरे हाथ में PPR रिक्वेस्ट आई। जब PPR रिक्वेस्ट मैंने पहली बार हाथ में ली ना, तो आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे मुझे उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे CSQ के टाइम पे हुई थी। क्योंकि CSQ आने के बाद तो श्योर था कि मुझे PPR मिलना ही है, मगर PPR के दौरान जो खुशी होनी चाहिए ना, वो खुशी मेरी नहीं हुई, क्योंकि पूरी प्रोसेस के लिए मेरा टाइम फ्रेम जो था ना, वो 1 साल की जगह पे 2 साल का हो गया था और हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मगर आखिरकार 6 साल बाद जो प्रोसेस मैंने स्टार्ट की थी PR एप्लीकेशन करके, वो प्रोसेस मेरी PPR आने के बाद ख़त्म हुई। अभी ख़त्म नहीं हुई है। PPR आने के बाद श्योर हुआ है कि मैं PR हो सकता हूँ। PPR का मतलब होता है पासपोर्ट रिक्वेस्ट। एक बार आपके हाथ में PPR आ जाए, उसके बाद आपको कैनेडियन एम्बेसी में आपके पासपोर्ट सबमिट करने होते हैं वीज़ा इश्यू करवाने के लिए। तो हमने भी हमारे PPR लेटर के साथ सबके पासपोर्ट अटैच करके VFS में दे दिए। अगर आपको पासपोर्ट सबमिट करने हैं कैनेडियन एम्बेसी में, तो आप VFS के थ्रू ही कर सकते हो। आप डायरेक्ट कैनेडियन एम्बेसी में पासपोर्ट नहीं सेंड कर सकते। तो हमने भी वही किया और 20 दिन बाद हमारे सभी के पासपोर्ट में वीज़ा का स्टैंप लग के आ गया और उसके साथ आ गया COPR लेटर। COPR लेटर मीन्स कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। ये एक लेटर है जो गवर्नमेंट इश्यू करती है आपका PR कंफर्म करने के लिए। मगर तभी आपका PR कंफर्म नहीं होता है जब आप कनाडा में लैंड होते हो और वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर आपके कंफर्मेशन ऑफ PR के लेटर के ऊपर जब स्टैंप लगाता है ना,
तब आपकी पीआर की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होती है। तो दिसंबर 2018 में मेरे पास पासपोर्ट पे वीज़ा लग के भी आ गया था और मेरा COPR भी आ गया था। अब हमने सबसे पहला काम किया टिकट बुक करवाने का, क्योंकि जब तक हम कनाडा नहीं जाते तब तक हमारा PR कंफर्म नहीं होता है। तो मैंने टिकट बुक करवाई फरवरी की, और 2 फरवरी को यहाँ कनाडा में मैं लैंड हुआ। और लैंड होने के बाद जब बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेरी COPR के ऊपर स्टैंप लगाई, तब जाके मेरा PR कंफर्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कैनेडियन PR की पूरी स्टोरी। तो कैनेडियन PR लेने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं ना, वो आपको मेरी ये स्टोरी सुनने के बाद पता चल ही गया होगा। और अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, और वो खास बात ये है कि अगर आप PR के लिए सोच रहे हो और PR के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पैशन। मीन्स अगर आपको PR चाहिए तो आप धीरज रखो। कोई भी काम फटाफट नहीं होता है। अहमदाबाद में और बॉम्बे में बहुत सारे एजेंट हैं जो बोलते हैं कि आपको PR साल में दे देंगे, 2 साल में दे देंगे, या 6 महीने में दे देंगे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। PR के लिए आपको वेट करनी ही पड़ेगी। वो सारा प्रोसीजर यहाँ की कैनेडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर वो आपको PR देना चाहते हैं तो ही आपको मिलेगा। तो अगर कोई आपको बोलता है कि मैं इतने टाइम में कर दूंगा श्योर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए कंसल्टेंट की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। फॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर मेरा कंसल्टेंट बहुत ही अच्छा था मीन्स कि वो लोग ट्रांसपेरेंट थे। जो भी न्यूज़ आती थी और जो भी मेरे फाइल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आती थी, वो मेरे साथ राइटली कम्युनिकेट करते थे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम रिजॉल्व कैसे करें और किस तरह से हम क्या स्टेप लेंगे तो हमारी फाइल में इम्प्रूवमेंट होगा, वो सारे सजेशन वो लोग मुझे टाइम टू टाइम देते रहते थे। तो एक अच्छी बात थी। अगर आप फाइल कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हो ना, तो आपका कंसल्टेंट जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपका कंसल्टेंट जेन्युइन नहीं है ना, तो आप कितने भी एलिजिबल क्यों ना हो, आपकी फाइल को वो अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर एजेंट आपके साथ सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेगा ना, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके फाइल के अंदर नई इन्फॉर्मेशन क्या आई है, आपके प्रोग्राम के बारे में नई इन्फॉर्मेशन क्या आई है। वो कुछ बातें ऐसी होती है जो कंसल्टेंट को ही पता होती है, तो वो बातें आपको पता नहीं चलेगी। और ऐसा भी होगा कि कोई डॉक्यूमेंट आपको बीच में सबमिट करना है और उन्होंने आपको कम्युनिकेट नहीं किया और आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई। तो इसके लिए कंसल्टेंट की भूमिका अहम है। अगर आप खुद कर रहे हो तो सारा कम्युनिकेशन कैनेडियन गवर्नमेंट आपके साथ करेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जाते हो तो ये बात ध्यान में रखना। तो दोस्तों, अगर आप भी क्यूबेक सिलेक्टेड स्किल वर्कर कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो गवर्नमेंट की साइट है, वहाँ पे जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। जब मैंने अप्लाई किया था वो पेपर सिस्टम थी। अब जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो पेपरलेस है, और उन्होंने प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज भी किया हुआ है। अभी की जो सिस्टम है वो एक्सप्रेस एंट्री जैसी है। मीन्स आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का लेटर देना पड़ता है, और उसके बाद वो पुल होता है, पुल के अंदर आपकी फाइल जाएगी, और उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे CSQ के लिए अप्लाई करने के लिए। तब जाके आपको CSQ के लिए अप्लाई करना है, फिर आपको CSQ मिलेगा, और फिर आपको फेडरल में अप्लाई करना है, और फेडरल में अप्लाई करने के बाद आपका PPR इश्यू होगा और आप कनाडा के PR बनोगे। अभी जो नया प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम है अरीमा पोर्टल, और उसके बारे में मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर अरीमा पोर्टल को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको अरीमा पोर्टल के थ्रू क्यूबेक सिलेक्टेड स्किल वर्कर में अप्लाई करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मुझे लाइक भी दे देना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। और हाँ,
अगर कैनेडियन पीआर की अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे पे, और ये पीछे आपको जो दिख रही है ना वो है सेंट लॉरेंस रिवर, जो मॉन्ट्रियल में से बहती है। बहुत ही बड़ी रिवर है जिसके अंदर जहाज भी जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कनाडा आना चाहते हो और कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो बने रहना मेरी चैनल पर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।